वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोचिए एक ऐसा बादशाह जिसके दौर में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी सरहदों को छुआ, लेकिन उसी दौर में उस साम्राज्य की नींव में सबसे गहरी दरारें भी पड़ीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल सल्तनत के सबसे शक्तिशाली और सबसे विवादास्पद बादशाहों में से एक औरंगजेब की। उसके 49 साल लंबे शासनकाल की कहानी सिर्फ विस्तार की नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर सुलगते विद्रोहों की भी कहानी है। ये उन बगावतों का जिक्र है जिन्होंने औरंगजेब के दौर को परिभाषित किया और अनजाने में ही सही मुगल साम्राज्य के पतन की पटकथा लिख दी। तो आज हम औरंगजेब के साम्राज्य में उठे विद्रोह के 3 सबसे बड़े मोर्चों को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे किसानों, धार्मिक समुदायों और यहां तक के सबसे वफादार सहयोगियों ने एक-एक करके बादशाह के खिलाफ हथियार उठा लिए। और सबसे जरूरी बात, कैसे इन अलग अलग दिखने वाली बगावतों ने मिलकर उस विशाल साम्राज्य के भाग्य का फैसला कर दिया। अक्सर जब हम बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दुश्मन राजाओं के हमले, बड़ी बड़ी लड़ाइयां आती हैं। लेकिन औरंगजेब के साम्राज्य की कहानी थोड़ी अलग है। यहां पहली दरारें किसी सरहद पर दुश्मन के हमले से नहीं, बल्कि सल्तनत के दिल से, राजधानी के आसपास की जमीन से और वहां के किसानों के बीच से उभरी। तो कहानी की शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं, मथुरा के इलाके से। यहां रहने वाले जाट किसान जो असल में उस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन औरंगजेब की नीतियों का बोझ उनके कंधों पर बढ़ता ही जा रहा था। देखिए, साम्राज्य को लगातार लड़ाइयां लड़नी थीं और लड़ाइयों के लिए क्या चाहिए? पैसा। और ये पैसा कहां से आ रहा था? किसानों पर भारी भरकम लगान लगाकर। हालात तब और बिगड़ गए जब आग में घी डालने का काम किया एक नए कट्टर मुगल प्रशासक अब्दुल नबी खान ने। उसकी दमनकारी कर नीतियों ने किसानों को उस कगार पर ला खड़ा किया जहां उनके पास बगावत के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि दशकों तक सुलगने वाली आग थी। 1669 में गोकुला जाट नाम के एक स्थानीय नेता के नेतृत्व में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उस अत्याचारी प्रशासक अब्दुल नबी की हत्या कर दी। खबर जब बादशाह तक पहुंची तो उसने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 1670 में तिलपत की लड़ाई हुई, जिसमें विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। गोकुला को पकड़कर दिल्ली लाया गया और सबके सामने बेरहमी से मार डाला गया। औरंगजेब को लगा कि ऐसी मिसाल कायम करने के बाद कोई दोबारा सिर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो गलत था। ये आग बुझी नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर सुलगती रही और कुछ साल बाद राजाराम जैसे नए नेताओं के नेतृत्व में और ज्यादा भड़क उठी। सोचिए, उनका दुस्साहस इस हद तक बढ़ गया था कि 1686 में उन्होंने सिकंदरा में अकबर के मकबरे तक को लूट लिया। और बगावत की ये आग सिर्फ जाट किसानों तक ही सीमित नहीं थी। 1672 में एक और विद्रोह ने औरंगजेब को चौंका दिया, और ये थे सतनामी। ये कबीर के आदर्शों पर चलने वाला एक बेहद शांतिप्रिय एकेश्वरवादी समुदाय था। वो सिर मुंडा कर रखते थे, इसलिए लोग उन्हें मुंडिया भी कहते थे। कहानी यह है कि एक मुगल सैनिक के साथ उनकी मामूली सी झड़प हुई और उस एक चिंगारी ने एक ऐसे ज्वालामुखी को जन्म दे दिया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। सतनामियों ने हथियार उठा लिए और नारनौल शहर पर कब्जा कर लिया। उनका हौसला और एकता ऐसी थी कि मुगल सेना में यह अफवाह फैल गई कि इन पर जादू टोने का असर नहीं होता, इन पर गोलियां और तलवारें बेअसर हैं। सोचिए, हालत ये हो गई कि मुगल सैनिक उनसे लड़ने से डरने लगे थे। चलिए अब जरा उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं, पंजाब के इलाके में। यहां आस्था और सियासत के बीच एक ऐसा टकराव पनप रहा था जो आगे चलकर इतिहास में एक बहुत ही दुखद और एक निर्णायक मोड़ लेने वाला था। ये कहानी है मुगलों और सिखों के बीच बढ़ते तनाव की, जिसने साम्राज्य को एक और मोर्चे पर उलझा दिया। देखिए, मुगलों और सिखों का रिश्ता हमेशा से ही बड़ा जटिल रहा था। इसमें कभी सहयोग के दौर आए तो कभी टकराव के भी। लेकिन औरंगजेब के दौर में आते आते ये पूरी तरह से दुश्मनी में बदल गया। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि औरंगजेब एक ऐसे केंद्रीकृत साम्राज्य में विश्वास रखता था जहां हर ताकत सिर्फ और सिर्फ बादशाह के हाथ में हो। उसे पंजाब में सिख गुरुओं के नेतृत्व में संगठित हो रहा सिख समुदाय अपनी बढ़ती राजनीतिक और सैन्य ताकत की वजह से एक संभावित खतरे के तौर पर नजर आने लगा था। उसके मन में एक गहरा शक बैठ गया था। इस टकराव का सबसे बड़ा और दुखद मोड़ तब आया जब औरंगजेब ने कश्मीर के सूबेदार को कश्मीरी पंडितों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने का हुक्म दिया। जब कश्मीरी पंडितों को कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उनका एक दल मदद की गुहार लेकर 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहब पहुंचा। गुरु साहिब ने उन्हें बचाने का प्रण लिया और औरंगजेब को एक संदेश भिजवाया। ये एक सीधी चुनौती थी।
संदेश था कि अगर तुम मुझे गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना सके तो इस सभी कश्मीरी पंडित भी अपना धर्म छोड़ देंगे। इस चुनौती के बाद गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। उनके सामने 3 शर्तें रखी गई, या तो इस्लाम कबूल करो, या कोई चमत्कार दिखाकर साबित करो कि तुम ईश्वर के दूत हो, या फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। गुरु साहिब ने अपने सिद्धांतों और अपनी आस्था को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनका वो जवाब आज भी इतिहास में अमर है, शीश दिया पर सिर न दिया। मतलब, मैं अपना सिर दे सकता हूं, लेकिन अपना सार, अपना विश्वास, अपनी आस्था नहीं। और फिर नवंबर 1675 की वो तारीख आई, दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम कर दिया गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने ना सिर्फ सिखों के लिए बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। औरंगजेब को शायद लगा होगा कि इस शहादत से सिख समुदाय डर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस जुल्म ने सिखों को कुचला नहीं बल्कि फौलाद बना दिया। गुरु तेग बहादुर के पुत्र 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी घटना के बाद खालसा की स्थापना की। खालसा यानी द प्योर, एक ऐसा संत सिपाही संगठन जिसका एक ही मकसद था, धर्म और मजलूमों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना। और इस तरह एक शांतिप्रिय समुदाय एक मजबूत सैन्य शक्ति में तब्दील हो गया, जिसने आने वाली 1 सदी तक मुगलों को कड़ी चुनौती दी। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई गलतियां की, लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल, एक हिस्टोरिकल ब्लंडर, अपने सबसे शक्तिशाली और पीढ़ियों से वफादार रहे सहयोगियों यानी राजपूतों को अपना कट्टर दुश्मन बना लेना था। जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो पीढ़ियों से मुगल साम्राज्य के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। यहाँ पर जो तुलना है ना, वो बहुत कुछ साफ कर देती है। एक तरफ है औरंगजेब के परदादा अकबर। अकबर ने क्या किया? उन्होंने राजपूतों को दुश्मन नहीं बल्कि साझीदार बनाया, सम्मान दिया, उन्हें साम्राज्य में ऊंचे पद दिए और इसी साझीदारी की नींव पर एक मजबूत टिकाऊ मुगल साम्राज्य खड़ा किया। और अब देखिए दूसरी तरफ औरंगजेब। उनकी नीति क्या थी? शक, नियंत्रण और हर रियासत को सीधे अपने हाथ में लेने की जिद। नतीजा, जो नींव अकबर ने बनाई थी, औरंगजेब ने उसी नींव को एक ऐसे अंतहीन युद्ध के मैदान में बदल दिया जो 30 साल तक चलता रहा और जिसने साम्राज्य को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। इस टकराव की सबसे पहली और बड़ी चिंगारी भड़की मारवाड़ रियासत से। साल था 1678, जब मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने इसे एक मौके की तरह देखा और मारवाड़ को सीधे मुगल शासन के अधीन लाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने जसवंत सिंह के नन्हे से बेटे राजकुमार अजीत सिंह को भी दिल्ली में एक तरह से नजरबंद कर दिया। लेकिन वो राठौड़ राजपूतों की अपनी रियासत और अपने राजकुमार के प्रति वफादारी को शायद कम आंक रहा था। दुर्गादास राठौड़ जैसे महान सेनापति ने एक अविश्वसनीय और साहसी योजना बनाकर राजकुमार अजीत सिंह को दिल्ली की कैद से छुड़ा लिया। और इसी एक घटना के साथ शुरू हुआ राजपूतों का वो स्वतंत्रता संग्राम जो लगभग 30 साल तक चला और जिसने मारवाड़ और मेवाड़ जैसी बड़ी राजपूत रियासतों को मुगलों के खिलाफ एकजुट कर दी। अपने बढ़ते सैन्य खर्चों को पूरा करने और अपनी कट्टर धार्मिक नीति को और मजबूती से लागू करने के लिए औरंगजेब ने 1669 में एक ऐसा फैसला लिया जो ताबूत में एक और कील ठोकने जैसा साबित हुआ। उसने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। ये वही टैक्स था जो साम्राज्य में रहने वाले गैर मुसलमानों को देना पड़ता था और जिसे अकबर ने अपनी सुलह कुल की नीति के तहत खत्म कर दिया था। इस एक फैसले ने राजपूतों समेत तमाम हिंदू समुदायों को और भी ज्यादा नाराज कर दिया और उन्हें यकीन हो गया कि औरंगजेब का मकसद सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि उनकी धार्मिक पहचान को मिटाना है। अब राजपूतों ने अपनी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने सिर्फ रक्षा करने की जगह अब हमला करने की सोची, और वो भी सीधा बादशाह के परिवार के अंदर। उन्होंने औरंगजेब के अपने बेटे शहजादा अकबर को अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने अकबर को यह यकीन दिलाया कि अगर वो अपने पिता की इन विनाशकारी नीतियों को पलट दे तो राजपूत उसे हिंदुस्तान का अगला बादशाह बनाने में पूरी मदद करेंगे। शहजादा अकबर इस बात के लिए मान गया और उसने 1681 में राजपूतों के समर्थन से खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन औरंगजेब सिर्फ एक कट्टर शासक ही नहीं बल्कि एक माहिर शतरंज का खिलाड़ी भी था। जब उसके अपने बेटे और राजपूतों की 70,000 की संयुक्त सेना उसके खिलाफ खड़ी थी तो उसने हथियार से नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया। उसने एक जाली खत, एक फेक लेटर लिखवाया और बड़ी चालाकी से उसे राजपूत कैंप के पास फेंकवा दिया।
उस खत में कुछ ऐसा लिखा था मानो शहजादा अकबर राजपूतों को धोखा देने के लिए अपने पिता के साथ मिला हुआ है। राजपूतों ने जब वो खत पढ़ा तो उन्हें लगा कि शहजादे ने उनके साथ छल किया है और वे रातों रात उसका साथ छोड़कर चले गए। सोचिए, बिना एक भी तलवार चलाए एक कागज के टुकड़े ने पूरा का पूरा विद्रोह ही खत्म कर दिया। और अब हम कहानी के उस अंतिम और शायद सबसे घातक मोड़ पर आते हैं। वो मोड़ जहां उत्तर भारत में हुए इन सभी विद्रोहों का नतीजा दक्षिण भारत में एक ऐसे नासूर के रूप में सामने आया, एक ऐसे डेक्कन अल्सर के रूप में जिसने धीरे धीरे पूरे मुगल साम्राज्य को ही निगल लिया। हुआ ये कि जब शहजादा अकबर का विद्रोह विफल हुआ तो वो अपनी जान बचाने के लिए दक्षिण की ओर भाग गया और उसने मराठा छत्रपति संभाजी महाराज के यहाँ शरण ले ली। औरंगजेब अपने विद्रोही बेटे को पकड़ने के जुनून में उसके पीछे पीछे दक्कन पहुंच गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उसे हमेशा के लिए उत्तर भारत से दूर कर दिया। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। उसने अपने शासन के शुरुआती लगभग 24 साल उत्तर में बिताए, साम्राज्य को संभाला, लेकिन आखिरी 25 साल, उसकी जिंदगी के आखिरी 2.5 दशक, उसे दक्कन के कभी न खत्म होने वाले युद्धों में ही फंसकर रहना पड़ा। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि उत्तर के विद्रोहों का असर सिर्फ उत्तर तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। शहजादा अकबर दक्षिण भागा और उसके पीछे औरंगजेब भागा। दक्षिण भारत, खासकर मराठों के खिलाफ युद्ध, एक ऐसी दलदल साबित हुआ जिसने साम्राज्य का सारा पैसा, सारी सैन्य ताकत और सारी स्थिरता सब कुछ सोख लिया। शाही खजाना खाली हो गया और जब बादशाह और उसकी सबसे अच्छी सेना दक्षिण में फंसी हुई थी तो उत्तर में जाटों, सिखों और दूसरे बागी गुटों को और ज्यादा मजबूत होने का मौका मिल गया। वो साम्राज्य जो कभी वफादारी और गठबंधनों की नींव पर खड़ा था, उसकी नींव पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये मुगल वर्चस्व के अंत की शुरुआत। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। औरंगजेब बिना किसी शक के एक बेहद काबिल सेनापति था और अपने इरादों का बहुत पक्का शासक था, लेकिन क्या एक विशाल साम्राज्य जो अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और समुदायों के साथ मिलकर बना हो, वो एक ऐसे शासक के दौर में टिक सकता है जो अपनी एक खास विचारधारा से कोई भी समझौता करने को तैयार न हो? शायद औरंगजेब का यही अनकॉम्प्रोमाइजिंग रवैया, उसकी यही जिद उस साम्राज्य के टूटने का सबसे बड़ा कारण बनी, जिसे वो और मजबूत करना चाहता था। जाते जाते हमारे वीडीजी एजुकेशन एंड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किन तथ्यों पर और जानकारी